और मैं आपको बता दूं कि एज अ पीओ ज्वाइन करने के आराम से 13 से 15 साल के अंदर अगर आप सारे प्रमोशंस टाइमली लेते हो, एक एजीएम बन जाओगे। और एक एजीएम बनते ही आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन होता है वो ना के बराबर हो जाता है। एजीएम बनने के बाद आप सिर्फ ऑफिस वर्क करते हो, आपको चीजों को मैनेज करना होता है। अब एजीएम जब आप बनते हो तो आप किस टाइप का पोर्टफोलियो संभालते हो? मोस्ट ऑफ द जो एजीएम्स होते हैं वो एज अ रीजनल मैनेजर काम करते हैं, और जो रीजनल मैनेजर होता है वो हेड होता है एक आरबीओ का, जिसको मैंने आपको इनिशियली बताया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आरबीओ का क्या मतलब होता है और उसका काम क्या होता है। आरबीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल बिजनेस ऑफिस, और एक आरबीओ के अंडर 40 से 50 ब्रांचेस आती हैं, हर टाइप की ब्रांच, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, ऐसी 40 से 50 ब्रांचेस एक आरबीओ के अंडर आती हैं, और आरबीओ को हेड करता है एक एजीएम। तो एजीएम का काम क्या होता है? एजीएम का काम बेसिकली ये इंश्योर करना होता है कि जो भी उसके अंडर 40 से 50 ब्रांचेस आ रही हैं वो ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया। वहाँ पर जो भी ऑडिट्स आती हैं उसमें उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी ब्रांचेस अच्छा परफॉर्म करें, उनको अच्छी रेटिंग मिले। इसके अलावा जो भी ऊपर से टारगेट्स आते हैं, जो भी एजीएम के सीनियर टारगेट्स तय करते हैं, वो टारगेट नीचे वाली ब्रांच तक कन्वे करना उसका काम है। इसके अलावा अगर ब्रांचेस टारगेट पूरा नहीं कर रही हैं तो उनको मोटिवेट करना, उनको डांटना, जो भी तरीके से उसको टारगेट्स पूरे करवाने हैं वो करवाता है। जो अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको फेलिसिटेट भी किया जाता है कि ये सब काम होता है एक एजीएम का। खुद से वो कुछ काम नहीं करता, उसका काम होता है दूसरों से काम करवाना। इसके अलावा जो आरबीओ होता है उसमें खुद का स्टाफ होता है आरबीओ का, जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आरबीओ में आपको एक एचआर डिपार्टमेंट मिलेगा जिसकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी 40-50 ब्रांचेस उसके अंडर हैं उसमें जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी लीव्स हो गई उसको मेंटेन करना। कोई एम्प्लॉय है जिसका मेडिकल रिइंबर्समेंट का काम है तो वो देखते हैं। कोई डेप्यूटेशन पे किसी को जाना है तो उसको मेल भेजेंगे। लेट्स अज्यूम कि इलेक्शन है तो किस एम्प्लॉय को इलेक्शन ड्यूटी पे डेप्यूट करना है, ये सब काम एचआर डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा एक क्रेडिट डिपार्टमेंट भी होता है कि जो भी लोन्स वगैरह हो रहे हैं उन 40-50 ब्रांचेस में वो ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या वो टारगेट पूरे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो सब देखना। इसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट भी होता है कि उन ब्रांचेस में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो ये सब काम होता है आरबीओ में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनका। और एक एजीएम जो रीजनल मैनेजर होता है उसका काम होता है उस पूरे आरबीओ को हेड करना। और अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे ही आप एक एजीएम बनते हो तो कितनी ज्यादा ट्रेमेंडस पावर आ जाती है आपके पास। 40 से 50 ब्रांच, हर एक ब्रांच में ऑन एन एवरेज 5 से 6 एम्प्लॉयज आपके अंडर काम कर रहे होते हैं। और जैसे आप एजीएम बनते हो ना, आपको एक ऑफिशियल कार दे दी जाती है जिसमें आप किसी भी ऑफिशियल काम के लिए जाते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा रीजनल मैनेजर तो आप होते ही हो। रीजनल मैनेजर होने के अलावा आपको दूसरे पोर्टफोलियो भी मिल सकते हैं, जैसे एक ब्रांच मैनेजर का। हालांकि बहुत 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 रेयर होता है ऐसा। ये जो ब्रांचेज होती है ना स्केल 5 ब्रांच, क्योंकि स्केल 5 ब्रांच वही है जिसका ब्रांच मैनेजर एक स्केल 5 ऑफिसर है जो कि एक एजीएम है। ये ब्रांचेस बहुत कम होती हैं और ये होती है नॉर्मली कैपिटल सिटीज में। कैपिटल सिटीज में भी 2 से 3 ब्रांचेस होती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होती हैं। तो आप उन ब्रांचेस को हेड करते हो और ये ब्रांचेस भी बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो बहुत कम होती है, लेकिन आपको एज अ ब्रांच मैनेजर भी पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। इसके अलावा आप एक आरएसीसी, आरएसीपीसी इसको हेड कर सकते हो। इसके अलावा आप एलएचओ में किसी पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हो, तो ये आपका काम रहता है। और एजीएम के बाद आपके जो भी प्रमोशंस होते हैं ना, वो या तो बहुत फास्ट हो सकते हैं या बहुत स्लो हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे और आपके कॉन्टैक्ट्स पे कि आप अपने सीनियर्स की गुड बुक्स में हो या नहीं हो। तो कई बार होता है कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो एज अ एजीएम में रिटायर हो जाते हैं। एजीएम तो जल्दी से बन जाते हैं लेकिन बेचारे आगे नहीं जा पाते। कुछ होते हैं जो एजीएम बनने के 2-3 साल, 4-5 साल बाद डीजीएम बन जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 साल एज एन एजीएम काम करने के बाद आप एक डीजीएम बन जाते हो। और जैसे ही आप डीजीएम बनते हो तो आप हेड करते हो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसके अंडर आते हैं 4 से 5 आरबीओज, और हर एक आरबीओ के अंडर 40 से 50 ब्रांच। तो आप सोच सकते हो कि आपके अंडर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। और जब आप एज एन एओ काम करते हो, मतलब एज द हेड ऑफ एन एओ काम करते हो डीजीएम की पोस्ट पे, उस टाइम भी आपका काम सेम रहता है जो एक एजीएम का होता है। इट्स जस्ट दैट कि आपके अंडर लोग बढ़ जाते हैं। काम आपको वही करना है कि ऊपर से जो भी काम आ रहा है उसको नीचे कन्वे करना है। आपको आरबीओस के जो हेड है, एजीएम्स हैं, जो रीजनल मैनेजर्स हैं, उनसे कांटेक्ट में रहना है कि उनके आरबीओ में जो ब्रांचेज हैं वो ढंग से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, टारगेट्स क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर किसी को फेलिसिटेट करना है तो डीजीएम साहब जाते हैं वहाँ पे, फेलिसिटेट करते हैं। इसके अलावा वो सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करते हैं ब्रांचेस के कि वहाँ पर कैसा क्या काम चल रहा है। तो जब आप डीजीएम बनते हो तो आप इस पोस्ट पे रहते हो। इसके अलावा आप एलएचओ में रहते हो। इसके अलावा आरएसीपीसी जो होती है, आरएसीसी, आरएसीपीसी, वहाँ पे एजीएम के बाद जो रैंक होती है उसका एम्प्लॉय काम नहीं करता है। डीजीएम, आरएसीपीसी इन सब में काम नहीं करता, फिर वो सीधा हेडक्वार्टर ही जाता है। जो एलएचओ होता है वहीं पे उनको कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया,
गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला डिपार्टमेंट हो गया, क्रेडिट डिपार्टमेंट हो गया, या फिर जो भी क्रॉस सेलिंग का दूसरा डिपार्टमेंट होता है वो दे दिया जाता है, वहां पे वो काम करते हैं। अब डीजीएम बनने के अगेन 4 से 5 साल के बाद आप बनते हो एक जीएम यानी कि जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर जो होता है वो एक नेटवर्क का हेड होता है। अब मैं आपको हायरार्की समझा देता हूँ। नेटवर्क, फिर उसके नीचे आते हैं 2 से 3 एओस जिसको हेड करता है एक डीजीएम। उसके नीचे आते हैं हर एक एओ के नीचे आते हैं 4 से 5 आरबीओ, और हर एक आरबीओ के अंडर आती है 40 से 50 ब्रांच। तो आप जब जीएम बनते हो तो आपका भी काम पूरा ऑफिस वाला होता है कि आपको पूरा देखना है कि सब कुछ आपके अंडर काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा। आपका कुछ भी ऑर्डर आपको देने हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट चेंज लाना है नीचे हायरार्की में, या फिर कुछ भी काम करना है, कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंज करना है, वो आप करोगे। इसके अलावा अगेन जो भी ऊपर से ऑर्डर आते हैं आपको वो नीचे कन्वे करने होते हैं। इसके अलावा एज ए जीएम आप अगर नेटवर्क के हेड नहीं हो तो आप एलएचओ में किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बहुत हाई रैंक पे पोस्टेड रहोगे। तो जब आप जीएम बनते हो तो आपका ये काम होता है। इसके बाद आप अगेन 3 से 4 या 5 साल बाद बन जाते हो एक सीजीएम यानी कि चीफ जनरल मैनेजर। और ये वो पोस्ट है जो एक पूरे स्टेट को हेड करती है, एक पूरे सर्कल को हेड करती है। मैं जयपुर सर्कल में मेरे को पोस्टिंग मिली थी, तो जो मेरे जयपुर सर्कल के हेड थे वो एक सीजीएम रैंक के एसबीआई ऑफिसर थे। जो सीजीएम होता है, जो हेड होता है एक सर्कल का, वो कहाँ बैठता है? ऑब्वियसली वो एलएचओ में बैठता है। वो एलएचओ का सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। और इसके अलावा अगर आप एक सर्कल के हेड नहीं हो तो एज अ सीजीएम आप जो कॉर्पोरेट ऑफिस है एसबीआई का, जो हेडक्वार्टर है जो मुंबई में है, वहां पे किसी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के अच्छी खासी रैंक पर रहोगे, अच्छे खासे सीनियर रैंक पर रहोगे। वो डिपार्टमेंट अगेन कुछ भी हो सकता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, क्रेडिट डिपार्टमेंट हो सकता है, एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में एसबीआई में 50 से 60 सीजीएम रैंक के ऑफिसर्स हैं करंटली। तो आप सोच सकते हो कि आप उन 50-60 में से एक हो। इसके बाद सीजीएम बनने के अगेन कुछ साल के बाद आप बनते हो एक डीएमडी। डीएमडी मतलब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। और जब आप डीएमडी बनते हो तो अगेन आपका भी काम पूरा ऑफिशियल होता है। आपको कस्टमर डीलिंग नहीं करनी होती है। आपका काम बस एक तरह से चीजों को मैनेज करना होता है, ऑर्डर्स पास करना होता है, और बस इंश्योर करना होता है कि आपके अंडर जो भी लोग हैं, आपके अंडर सीजीएम्स है, जीएम्स है, डीजीएम्स है, ये सब लोग हैं, तो ये अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आपको एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाएगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो भी मैंने डिपार्टमेंट्स अभी बोले, उसमें आप एक तरह से वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे रहोगे। तो एज ए डीएमडी आपको ये काम करना होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे 50 से 60 सीजीएम थे, तो वैसे ही 10 से 15 डीएमडीज हैं एसबीआई में अभी करंटली। डीएमडी के बाद नेक्स्ट प्रमोशन लेके आप बनते हो एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर अगेन आप बनते ही किसी डिपार्टमेंट को हेड करोगे अगेन, और आपका काम पूरा ऑफिशियल रहता है, ऑर्डर्स पास करने का होता है, बस आपके साइन से सारे काम हो जाते हैं। और एमडी भी 4 से 5 होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। और एमडी के बाद सीधा नेक्स्ट रैंक है चेयरमैन की। मेरे को नहीं लगता कि मुझे आपको चेयरमैन के बारे में कुछ भी जानकारी देने की जरूरत है। वो पूरे बैंक का हेड होता है जो बैठता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो मुंबई में है। और जो एमडीज होते हैं वो भी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं, डीएमडीज भी, सब लोग कॉर्पोरेट ऑफिस जो मेन हेडक्वार्टर होता है वहां बैठते हैं। और जो चेयरमैन है ऑफकोर्स वो तो जो कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में उसका हेड ही है। तो मेरे को नहीं लगता इसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अब मैंने पहले तो टॉप बॉटम से टॉप गया था, मैं टॉप से बॉटम आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर है चेयरमैन, फिर उसके नीचे आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, फिर उसके नीचे आते हैं डीएमडीज, उसके नीचे आते हैं सीजीएम जो सर्कल को हेड करते हैं, उसके नीचे आते हैं जीएम्स जनरल मैनेजर्स जो नेटवर्क्स को हेड करते हैं। जैसे जयपुर सर्कल में 3 नेटवर्क्स हैं, हर एक नेटवर्क के नीचे आता है 2-2 एओ जिसको हेड करते हैं डीजीएम। हर एक एओ के अंडर आते हैं 4 से 5 आरबीओज जिसको हेड करते हैं एजीएम। और हर एक आरबीओ के अंडर 40 से 50 ब्रांचेस आती हैं जिसको हेड करते हैं ब्रांच मैनेजर्स। और ये ब्रांचेस स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 या स्केल 4 ब्रांचेस हो सकती हैं। और इसके अलावा मिसलेनियस ऑफिसेज होते हैं, जैसे एलएचओ हो गया, आरएसीसी हो गया, आरएसीपीसी हो गया, ये सब ऑफिसेज एसबीआई के होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अर्ली 20s में एसबीआई ज्वाइन करते हो, लेट्स से 22 या 23 एज में आप एसबीआई एज अ पीओ ज्वाइन करते हो, तो आपके चांसेस हैं कि आप चेयरमैन तक भी पहुंच जाओ। अदरवाइज अगर आप 25-26 तक ज्वाइन करते हो तो आप आराम से डीएमडी या एमडी तक पहुंच सकते हो। और लेट्स से अगर वर्स्ट केस में आपने 30 साल की उम्र में ज्वाइन किया, जो आखिरी मतलब जो एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी के लिए, तब भी आप चीफ जनरल मैनेजर तो बन ही जाओगे, गिवन कि आप अपने सारे प्रमोशंस टाइमली ले रहे हो। तो चीफ जनरल मैनेजर मतलब एक पूरे सर्कल का हेड, जो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया करियर प्रोग्रेशन एसबीआई पीओ का, उसके रिटायरमेंट तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहो। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।